एक लड़का जो झुग्गी झोपड़ी में रहता था, जिसके परिवार के पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष था। क्या आप सोच सकते हैं कि वही लड़का एक दिन करोड़ों दिलों पर राज करेगा, भोजपुरी सिनेमा का जुबली स्टार कहलाएगा और फिर देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद का सदस्य बनेगा? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है। आज हम आपको दिखाएंगे दिनेश लाल यादव निरहुआ की वो अनसुनी दास्तान, जो गरीबी से निकलकर शोहरत और सत्ता के शिखर तक पहुंचे। कैसे एक मामूली बिरहा गायक ने इतिहास रच दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक आम इंसान असाधारण बन जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। ब्रेकिंग न्यूज, फर्श से संसद तक का सफर, दिनेश लाल यादव निरहुआ की अनकही दास्तान का महाविस्तार। प्रारंभिक हुक, जैसा हमने चर्चा की। कल्पना कीजिए, एक ऐसा लड़का जो झुग्गी झोपड़ी में रहता था, जिसके परिवार के पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष था। क्या आप सोच सकते हैं कि वही लड़का एक दिन करोड़ों दिलों पर राज करेगा, भोजपुरी सिनेमा का जुबली स्टार कहलाएगा और फिर देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद का सदस्य बनेगा? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है। आज हम आपको दिखाएंगे दिनेश लाल यादव निरहुआ की वो अनसुनी दास्तान, जो गरीबी की दलदल से निकलकर शोहरत और सत्ता के शिखर तक पहुंचे। कैसे एक मामूली बिरहा गायक ने इतिहास रच दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक आम इंसान असाधारण बन जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। अध्याय 1, बचपन और संघर्ष, गरीबी का साया और शुरुआती मुश्किलें। गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। 2 फरवरी 1979 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के टंडवा गांव में दिनेश लाल यादव का जन्म हुआ, जिसे आज दुनिया निरहुआ के नाम से जानती है। लेकिन यह जन्म कोई सुख सुविधाओं से भरा नहीं था। ये उस भारत के ग्रामीण परिवेश में हुआ था जहां जीवन का हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। निरहुआ का परिवार अत्यंत गरीब था। उनके पिता कुमार यादव एक छोटे किसान थे, जिनकी आय परिवार का भरण पोषण करने के लिए नाकाफी थी। बचपन की स्मृतियां अक्सर अभावों और संघर्षों से पटी हैं। परिवार की आर्थिक तंगी ऐसी थी कि निरहुआ के पिता और उनके बड़े भाई विजयलाल यादव को रोजगार की तलाश में कलकत्ता, अब कोलकाता जैसे महानगरों का रुख करना पड़ा। वे वहां झुग्गी झोपड़ियों में रहकर दिहाड़ी मजदूरी करते थे। कल्पना कीजिए, 3,500 रुपये प्रति माह की मामूली आय में 7 लोगों का बड़ा परिवार चलाना कितना मुश्किल रहा होगा। निरहुआ ने बचपन से ही गरीबी को बहुत करीब से देखा, जिसने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। ये वो दौर था जब पेट भरने की चिंता भविष्य के सपनों पर भारी पड़ती थी। निरहुआ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा टंडवा गांव के ही स्थानीय स्कूल से पूरी की। स्कूल के बाद भी उनके दिन घर के कामों और परिवार की मदद में बीतते थे। लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो उनके जीवन में उम्मीद का दिया जलाए रखती थी, माइनस वो था संगीत। अध्याय 2, संगीत का उदय, बिरहा की धुन से स्टारडम की ओर पहला कदम। कोलकाता से बिरहा की गूंज। निरहुआ के जीवन में संगीत की जड़ें बहुत गहरी थीं। उनके बड़े भाई विजयलाल यादव एक प्रख्यात बिरहा गायक थे। विजयलाल की बिरहा गायन शैली और उनकी लोकगीतों पर पकड़ अद्भुत थी। छोटे निरहुआ घंटों अपने भाई को रियाज करते, मंच पर गाते और बिरहा की धुनें रचते देखते थे। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये निरहुआ के लिए एक पाठशाला थी। उन्होंने अपने भाई से संगीत की बारीकियां सीखी, लोक कला की आत्मा को समझा। कोलकाता में ही रहते हुए निरहुआ ने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन उनका मन हमेशा संगीत में ही रमता था। उन्होंने भी बिरहा गायन शुरू किया। शुरुआती दौर में उन्हें छोटे मोटे कार्यक्रमों और गांव कस्बों की महफिलों में गाने का मौका मिलता था। ये पहचान बनाने का संघर्ष था, लेकिन निरहुआ की आवाज में एक अलग ही कशिश थी, एक अलग ही लोक रंग था जो दर्शकों को बांध लेता था। साल 2003 उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जब उनका भोजपुरी बिरहा एल्बम निरहुआ सटल रहे रिलीज हुआ। यह एल्बम एक अभूतपूर्व सफलता थी। इसकी धुनें, इसके बोल, इसकी गायकी, सब कुछ दर्शकों को पसंद आया। ये एल्बम इतना पॉपुलर हुआ कि गली गली, गांव गांव में निरहुआ सटल रहे की गूंज सुनाई देने लगी। और यहीं से दिनेश लाल यादव को एक नया नाम मिला, माइनस निरहुआ। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पहचान थी जो उनकी संघर्ष भरी यात्रा का प्रतीक बन गई। इस एल्बम की सफलता ने निरहुआ को सिर्फ एक गायक से कहीं ऊपर उठा दिया और उन्हें भोजपुरी संगीत जगत का एक उभरता हुआ सितारा बना दिया। अध्याय 3, सिनेमाई पहचान, भोजपुरी के जुबली स्टार का उदय। सिल्वर स्क्रीन पर धमाकेदार एंट्री, निरहुआ सटल रहे की अपार सफलता ने दिनेश लाल यादव के लिए नए दरवाजे खोल दिए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, जो उस समय अपने पुनरुत्थान के दौर से गुजर रही थी, ने इस युवा और ऊर्जावान कलाकार की प्रतिभा को पहचाना। साल 2006 में उन्हें फिल्म हम का ऐसा वैसा ना समझा में अभिनय करने का मौका मिला, जो उनका पहला फिल्म प्रोजेक्ट था। हालांकि उनकी पहली रिलीज हुई फिल्म चलत मुसाफिर मोह लियो रे थी। शुरुआत में निरहुआ को भी किसी अन्य नए कलाकार की तरह ही संघर्ष करना पड़ा। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन निरहुआ की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सहजता, उनकी मिट्टी से जुड़ी छवि और उनके अभिनय में प्राकृतिकता। वो दर्शकों को अपने ही घर का लड़का लगते थे। उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्शन और खासकर रोमांटिक दृश्यों में उनकी केमिस्ट्री ने उन्हें जल्द ही दर्शकों का चहेता बना दिया।
उनकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी। निरहुआ चलल ससुराल ने उन्हें एक बड़े स्टार के रूप में स्थापित किया। इसके बाद निरहुआ बनल डॉन, निरहुआ हिंदुस्तानी, श्रृंखला, निरहुआ रिक्शावाला 2 जैसी फिल्मों ने उन्हें भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार का दर्जा दिला दिया। उन्होंने अपनी फिल्मों में सिर्फ नायक की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि उन्होंने समाज से जुड़े मुद्दों को भी उठाया, जिससे दर्शक खुद को उनकी कहानियों से जोड़ पाए। निरहुआ की लोकप्रियता ऐसी बढ़ी कि उन्हें जुबली स्टार का खिताब मिला, जिसका मतलब था कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार लंबे समय तक चलती थीं। उनकी एक फिल्म के लिए फीस लाखों में पहुंच गई, जो उस समय भोजपुरी सिनेमा के लिए एक रिकॉर्ड था। उन्होंने सिर्फ अभिनय ही नहीं किया, बल्कि कई फिल्मों में गायन भी किया, जिससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा और भी निखरकर सामने आई। उनकी और आम्रपाली दुबे की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा और ये जोड़ी भोजपुरी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में से एक बन गई। अध्याय 4, राजनीति में प्रवेश, एक नया अध्याय और आजमगढ़ का रणक्षेत्र। अभिनय से जनसेवा की ओर सिनेमाई दुनिया में शीर्ष पर पहुंचने के बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक नए अध्याय की शुरुआत की, राजनीति। भारतीय सिनेमा के कई बड़े नामों की तरह निरहुआ ने भी महसूस किया कि उनकी लोकप्रियता का उपयोग समाज सेवा और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ करने में किया जा सकता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का दामन थामा, जो उस समय देश में एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बनकर उभर रही थी। उनका ये कदम कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक था, लेकिन निरहुआ ने इसे अपने लोगों से जुड़ने और उनकी आवाज बनने का एक माध्यम बताया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। यह सीट राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण और समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। उनके सामने समाजवादी पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अखिलेश यादव थे, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। निरहुआ ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, घर घर गए, रैलियां की और अपनी माटी से जुड़ाव दिखाने की कोशिश की। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव ने उन्हें बड़े अंतर से हराया। ये उनके राजनीतिक सफर की पहली बड़ी चुनौती थी, लेकिन निरहुआ ने इसे एक सीखने के अनुभव के तौर पर लिया। अध्याय 5, संसद में भूमिका, आजमगढ़ का आशीर्वाद और भविष्य की दिशा। आजमगढ़ का उपचुनाव और ऐतिहासिक जीत। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बावजूद निरहुआ ने आजमगढ़ से अपना जुड़ाव नहीं छोड़ा। वे लगातार अपने क्षेत्र के लोगों से मिलते रहे, उनकी समस्याओं को सुनते रहे। उनकी इसी प्रतिबद्धता का परिणाम था कि जब 2022 में आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए, अखिलेश यादव के विधानसभा सीट जीतने के बाद सीट खाली होने के कारण तो बीजेपी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। इस बार निरहुआ ने पूरी जान लगा दी। उन्होंने अपनी पिछली गलतियों से सीखा था और एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरे। उनके सामने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के मजबूत उम्मीदवार थे। यह चुनाव निरहुआ के राजनीतिक भविष्य के लिए करो या मरो की स्थिति जैसा था, और इस बार जनता ने उन पर विश्वास जताया। एक कड़े मुकाबले में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने शानदार जीत हासिल की और आजमगढ़ से लोकसभा सांसद बने। ये जीत न सिर्फ उनके लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी पूर्वांचल में एक बड़ी सफलता थी। संसद में आने के बाद निरहुआ ने अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के विकास के लिए सक्रिय रूप से काम करना शुरू किया। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई, सरकार की योजनाओं को अपने क्षेत्र तक पहुंचाने का प्रयास किया। एक कलाकार से सांसद बनने तक का उनका ये सफर अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। निष्कर्ष, एक प्रेरणादायक यात्रा, सिनेमा, संघर्ष और सियासत का संगम। दिनेश लाल यादव निरहुआ की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस भारतीय समाज के अदम्य साहस और इच्छा शक्ति की कहानी है जो हर चुनौती का सामना कर आगे बढ़ता है। गरीबी से निकलकर बिरहा की दुनिया में नाम कमाना, फिर भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सितारे बनना और अंततः देश की संसद तक पहुंचना, ये एक असाधारण उपलब्धि है। निरहुआ का जीवन हमें सिखाता है कि ईमानदारी, कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। उन्होंने साबित किया कि प्रतिभा और लगन किसी परिचय या पृष्ठभूमि की मोहताज नहीं होती। आज वो लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, ये दिखाने के लिए कि कैसे एक आम आदमी असाधारण बनकर इतिहास रच सकता है। अध्याय 6, निरहुआ की विशिष्ट अपील और भोजपुरी सिनेमा पर गहरा प्रभाव। मुंबई, महाराष्ट्र। दिनेश लाल यादव निरहुआ सिर्फ एक अभिनेता या गायक नहीं बने, बल्कि वो भोजपुरी संस्कृति और आम जनता के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में उभरे। उनकी सफलता केवल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने भोजपुरी सिनेमा के पूरे परिदृश्य को बदलकर रख दिया। जनता का नायक, निरहुआ की सबसे बड़ी ताकत उनकी आम आदमी वाली छवि रही। उन्होंने बड़े शहरों की चकाचौंध को छोड़कर अपनी जड़ों से जुड़े रहना पसंद किया। उनकी फिल्मों के किरदार अक्सर ग्रामीण परिवेश से आते थे, जो संघर्ष करते हैं, प्यार करते हैं और अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, माइनस ठीक वैसे ही जैसे उनके दर्शक। इस मिट्टी से जुड़े अंदाज ने उन्हें सीधे जनता के दिलों में उतार दिया। उनके संवाद, उनकी देह भाषा और यहाँ तक कि उनकी वेशभूषा भी भोजपुरी मिट्टी की खुशबू लिए होती थी, जिससे दर्शक खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते थे।
भोजपुरी सिनेमा का नया युग 2000 के दशक में जब भोजपुरी सिनेमा फिर से अपनी पहचान बना रहा था, निरहुआ जैसे कलाकारों ने इसे एक नई दिशा दी। उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई, बल्कि एक ऐसी इंडस्ट्री को खड़ा करने में मदद की जो आज लाखों लोगों को रोजगार देती है। उन्होंने नए निर्देशकों, संगीतकारों और तकनीशियनों को मौका दिया। उनके साथ काम करने वाले कई कलाकार भी स्टार बन गए। निरहुआ आम्रपाली दुबे की जोड़ी भोजपुरी सिनेमा की सबसे सफल और लोकप्रिय जोड़ियों में से एक बन गई, जिसने दर्शकों को लगातार एंटरटेन किया। उन्होंने एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और सामाजिक संदेश हर तरह की फिल्मों में हाथ आजमाया और लगभग सभी में सफल रहे। उनकी फिल्मों में अक्सर पारिवारिक मूल्य, ग्रामीण जीवन की सादगी और न्याय की भावना प्रमुख होती थी, जो भोजपुरी दर्शकों के बीच गूंजती थी। अध्याय 7, व्यक्तिगत जीवन का संतुलन और सामाजिक सरोकार। व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक छवि। फिल्मी पर्दे पर भले ही निरहुआ एक्शन और रोमांस के पर्याय रहे हों, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने हमेशा सादगी और अपने परिवार को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपनी पत्नी, परिवार और दोस्तों के साथ अपने संबंधों को हमेशा निजी रखा, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि पर कोई आंच नहीं आई। वे एक ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने अपने निजी जीवन को लेकर कभी बहुत अधिक सुर्खियां नहीं बटोरी, बल्कि अपने काम से अपनी पहचान बनाई। सामाजिक प्रतिबद्धता। सांसद बनने से पहले भी निरहुआ सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर अपनी बात रखी। उनकी फिल्मों में भी अक्सर ऐसे संदेश होते थे जो समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा देते थे। एक लोक कलाकार होने के नाते वे जानते थे कि कला के माध्यम से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। सांसद बनने के बाद उनकी ये सामाजिक प्रतिबद्धता और भी मुखर हो गई, क्योंकि अब उन्हें विधायी मंच पर अपनी बात रखने का अवसर मिला। उन्होंने अपने क्षेत्र आजमगढ़ में विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करवाने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और बुनियादी ढांचे के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई है। उनका मानना है कि वास्तविक बदलाव तभी आता है जब जमीनी स्तर पर काम किया जाए। अध्याय 8, भविष्य की राह और निरहुआ की विरासत। आजमगढ़ से आगे की सोच। वर्तमान में दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ के सांसद के रूप में अपने राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। उनका ध्यान अपने क्षेत्र के विकास, शिक्षा के प्रचार और युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने पर है। वे न केवल भोजपुरी सिनेमा के राजदूत हैं, बल्कि अब पूर्वांचल के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधि भी बन गए हैं। उनका सफर यह दर्शाता है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहां प्रतिभा और कड़ी मेहनत की कद्र की जाती है, कोई भी व्यक्ति अपनी पृष्ठभूमि की बाधाओं को पार कर सकता है। वर्तमान में एक सांसद के तौर पर निरहुआ। एक लोकसभा सांसद के रूप में निरहुआ की भूमिका बहुआयामी है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनका प्राथमिक कार्य अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के लोगों की आवाज संसद तक पहुंचाना है। इसमें उनके क्षेत्र की समस्याओं जैसे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। वे लगातार अपने मतदाताओं से संपर्क में रहते हैं, उनकी शिकायतों को सुनते हैं और उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। 2. विधायी भूमिका। संसद सत्र के दौरान वे विभिन्न विधेयकों पर चर्चा में भाग लेते हैं, अपने विचार रखते हैं और अपने क्षेत्र तथा देश के लिए नीतियों को आकार देने में योगदान करते हैं। वे संसदीय समितियों के सदस्य भी हो सकते हैं, जहां वे गहराई से मुद्दों का अध्ययन करते हैं। 3. क्षेत्रीय विकास। निरहुआ अपने निर्वाचन क्षेत्र आजमगढ़ के विकास के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करवाने में सक्रिय हैं। उनका लक्ष्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और कृषि व ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। 4. सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव। सांसद बनने के बाद भी निरहुआ अपने सांस्कृतिक मूल को नहीं भूले हैं। वे अभी भी भोजपुरी भाषा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मंचों पर सक्रिय रहते हैं। उनका ये दोहरा व्यक्तित्व -एक राजनेता और एक कलाकार का उन्हें जनता के बीच और भी अधिक लोकप्रिय बनाता है। वे अक्सर विभिन्न सामाजिक आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहते हैं, जिससे उनका जनता से सीधा जुड़ाव बना रहता है। भविष्य की दिशा और आगे की चुनौतियां। निरहुआ के राजनीतिक करियर में आगे भी चुनौतियां और अवसर दोनों हैं। जन अपेक्षाओं पर खरा उतरना। एक सेलिब्रिटी से राजनेता बने व्यक्ति से जनता की अपेक्षाएं अक्सर अधिक होती हैं। निरहुआ के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन अपेक्षाओं पर खरा उतरना और अपने क्षेत्र में ठोस बदलाव लाना है। राजनीतिक पैठ मजबूत करना। आजमगढ़ में मिली जीत ने उन्हें एक मजबूत राजनीतिक चेहरा बनाया है, लेकिन राजनीति में अपनी पकड़ को और मजबूत करना उनके लिए एक सतत प्रक्रिया होगी। कलाकार और राजनेता का संतुलन। राजनीति के व्यस्त कार्यक्रम के बीच अपने कलात्मक जुड़ावों को बनाए रखना भी एक संतुलन का कार्य है, जिसे निरहुआ बखूबी निभा रहे हैं। आज निरहुआ भोजपुरी सिनेमा के एक चमकते सितारे होने के साथ साथ भारतीय राजनीति में एक उभरते हुए चेहरे भी हैं। उनका सफर लगातार जारी है और वे अपने अनुभवों और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका जीवन उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो मानते हैं कि कड़ी मेहनत और जनसेवा का जुनून किसी भी